हेलो, नमस्कार। और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल कोड से में। और जैसे कि ये श्रृंखला बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड डोमेन में जो जजमेंट्स है उसके बारे में जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ उसी कड़ी का ये अगला वीडियो है। और आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही है और बैंकिंग और फिनेंशियल डोमेन से जुड़ा हुआ है। और जो नया कानून बना था 2016 में आईबीसी, तो उससे जुड़ा हुआ मसला है ये। इंसॉल्वेंसी जो कोड है 2016 में आया, जिसके लिए जो जुरिस्डिक्शन है, कंसर्न जुरिस्डिक्शन, जो जहाँ पे आईबीसी प्रोसीडिंग्स का निवारण होता है वो एनसीएलटी है, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो उस लिहाज से ये आज का इम्पोर्टेंट फैसला जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो फैसला है ये बेसिकली वैलिडिटी ऑफ द कंसर्न आईबीसी प्रोविजंस उसके ऊपर था। जब कोई कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो उसके भविष्य का निर्णय कौन करता है? क्या उस कंपनी को बचाया जाएगा या उसका पुनर्गठन होगा या फिर उससे परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन की प्रक्रिया में भेज दिया जाएगा? इन्हीं इम्पोर्टेंट सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का ये 2019 का एक लैंडमार्क जजमेंट। टाइटल है, जो कॉस्ट टाइटल है प्रोसीडिंग्स का, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग्स थी वो है स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले ने, इस निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 यानी आईबीसी के कई इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देते हुए बरकरार रखा। यानी कि कई सारे जो उसके प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। यह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मूलभूत निकल कर आता है जो फैसला था वो। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? सॉरी, तो बैकग्राउंड ये है कि आईबीसी 2016 में कई प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं यानी कि पिटिशंस दायर की गई। ऑब्वियसली आर्टिकल 32 में दायर की गई, और जहाँ पे पिटिशनर का तर्क ये था कि आईबीसी के कुछ प्रावधान मनमाने, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। और आर्टिकल 14 क्या है? तो आर्टिकल 14 गारंटी देता है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, इक्विटी बिफोर द लॉ, और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 14 यही बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है उसका ये पहला आर्टिकल। इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न क्या था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी वित्तीय लेनदार और ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि परिचालन लेनदार के बीच में किया गया भेद, यानी उनके बीच में जो अलग अलग भूमिकाएं ली गई, उस लिहाज से ये इसकी पृष्ठभूमि बनी। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर वह व्यक्ति या संस्था है जिसने कंपनी को पैसे उधार दिए, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या डिबेंचर होल्डर्स। उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक ने कंपनी को व्यवसाय चलाने के लिए कर्जा दिया या ऋण दिया तो वो बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा। यानी कि मानो कि कोई बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक, और किसी कंपनी को
वो लोन देता है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा कि अगर तो वो उसका लोन चुकता नहीं हुआ तो जो प्रोसीडिंग्स आईबीसी के अंदर अडॉप्ट होगी वो उस कंसर्न बैंक को फाइनेंशियल क्रेडिटर के दायरे में रखेगी। दूसरी ओर ऑपरेशनल क्रेडिटर यह वह व्यक्ति या संस्था है जिसे वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाएं, वेतन या अन्य व्यावसायिक दिए के बदले भुगतान मिलता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि वो अदर इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज या इंडिविजुअल जो सर्विस के बदले, यानी सर्विस कई तरह की हो सकती है, प्रोफेशनल सर्विस हो सकती है, गुड्स की सर्विस हो सकती है या और भी अन्य प्रकार की सेवाएं जो देता है, उसके बदले में जो उसे भुगतान मिलेगा वो अगर ड्यू एंड पेएबल रहेगा तब आईबीसी की प्रोसीडिंग के तहत उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर कहा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहला इशू क्या था, क्या दोनों प्रकार के क्रेडिटर के बीच में कोई भेदभाव है? पिटिशनर ने कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर, दोनों का पैसा कंपनी पर बकाया है, इसलिए दोनों को अलग अलग अधिकार देना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर एक जैसी स्थिति में नहीं होते। फाइनेंशियल क्रेडिटर, विशेषकर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब कर्जा देते हैं उससे देने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस, व्यापार मॉडल यानी कि बिजनेस मॉडल, बाजार की स्थिति यानी कि मार्केट कंडीशंस, पुनर्भुगतान की क्षमता यानी कि रीपेमेंट कैपेसिटी और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते हैं, यानी कि फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट क्या रहेगा, इस सब का वो आकलन करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। इसलिए वे यह निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में होते हैं कि कंपनी को बचाया जा सकता है या नहीं और कोई रेजोल्यूशन प्लान व्यवहार्य है या नहीं। लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर का संबंध यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बदले में जो उसे पेमेंट मिलती है, माल या सेवाओं के भुगतान से होता है। उनके दावों में वस्तुओं की गुणवत्ता, सेवाओं में कमी, अधूरी आपूर्ति या अन्य वास्तविक विवाद भी हो सकते हैं। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं उसमें उनके जो फैक्ट्स है उसमें डिफिशिएंसी ऑफ द सर्विस हो सकता है, डिफिशिएंसी ऑफ गुड्स जो है क्वालिटी उसमें हो सकता है। तो ये अन्य प्रकार की जो डिफिशिएंसीज होती है उसका एक मूलभूत वाद विवाद हो सकता है। तो इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रकार के क्रेडिटर्स के बीच वर्गीकरण उचित है और यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा फैसला क्या था, दूसरा मुद्दा क्या था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोट क्यों नहीं मिलता। आईबीसी के तहत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी कंपनी के पुनर्गठन या रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। पिटिशनर्स का कहना था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सीओसी में मतदान का अधिकार न देना यह भेदभावपूर्ण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीओसी के निर्णय मुख्यतः व्यावसायिक और आर्थिक प्रकृति के होते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता और रेजोल्यूशन प्लान की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता और अनुभव होता है, इसलिए सीओसी में उन्हें निर्णयकारी भूमिका देना उचित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के हितों की अनदेखी की जाती है। आईबीसी और उनके नियमों के तहत ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को निष्पक्ष और समानतापूर्ण व्यवहार मिलना आवश्यक है। तीसरा मुद्दा क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सेक्शन 12A और विड्रॉवल ऑफ द सीआईआरपी। आईबीसी की सेक्शन 12A के तहत इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन स्वीकार हो जाने के बाद क्या उसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के 90% वोटिंग शेयर की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि जब तक 90% वोट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को नहीं मिलेंगे तब तक ये सेक्शन 12A की जो विड्रॉल एप्लीकेशन है वो नहीं ली जा सकती वापस।
पिटिशनर ने तर्क दिया कि 90% यानी कि 90% की ये शर्त बहुत ही हार्श और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी नहीं माना। न्यायालय ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद मामला केवल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर के बीच का निजी विवाद नहीं रह जाता, इसका प्रभाव सभी क्रेडिटर्स पर पड़ता है। इसलिए यदि विड्रॉवल या सेटलमेंट होना है तो उसमें अधिकांश क्रेडिटर की सहमति आवश्यक हो। 90% का मापदंड विधेयी नीति के विषय है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो 90% वोटिंग की जो कंडीशंस है वो वैलिड बताई जाती है सुप्रीम कोर्ट के अपने इस जजमेंट में। चौथा मुद्दा क्या है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास न्यायिक शक्तियाँ होती है, क्वेश्चन मार्क। इस मामले में यह सवाल उठा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि आरपी न्यायिक या एजुकेटरी पावर्स का प्रयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई जज नहीं है और वह अधिकारों या विवादों का अंतिम निर्णय नहीं देता। आरपी की भूमिका मुख्यतः प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की होती है। वो दावों को एकत्र करता है, कॉर्पोरेट डेटर के कार्यों का प्रबंधन करता है, रिजोल्यूशन प्लान्स आमंत्रित करता है और उन्हें सीओसी के सामने समक्ष रखता है। यानी कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जवाबदारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका होती है आरपी की, यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। वो कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होता है, क्योंकि जो अंतिम एडजुडिकेटरी अथॉरिटी इस कानून के तहत है उसका सारा का सारा अधिकार एनसीएलटी के पास या एनसीएलटी के बाद में अपीलेट अथॉरिटी जो है एनसीएलएटी के पास होता है। पांचवा मुद्दा सेक्शन 53 का लिक्विडेशन वाटरफॉल। आईबीसी की सेक्शन 53 ये धारा निर्धारित करती है कि लिक्विडेशन की स्थिति में कंपनी की संपत्तियों से किस क्रेडिटर को पहले और किसे बाद में भुगतान किया जाएगा। यानी जो प्रायोरिटी क्रेडिटर्स होते हैं वो किस तरह से उन्हें चुना जाएगा। इस व्यवस्था को भी आर्टिकल 14 के आधार पर पिटिशनर्स ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग प्रकार के दावों और क्रेडिटर्स के लिए अलग प्राथमिकता तय करना संसद का अधिकार है, यदि उसके पीछे वैध उद्देश्य हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भुगतान होने पर वह धन अर्थव्यवस्था में वापस आता है और आगे अन्य उद्योगों तथा व्यवसाय को ऋण देने में प्रयोग हो सकता है। साथ ही वर्कमैन्स ड्यू यानी कि श्रमिक जो आउटस्टैंडिंग्स है, लेबर आउटस्टैंडिंग्स को भी विशेष संरक्षण और प्राथमिकता दी गई है। तो इसलिए सेक्शन 53 को भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हवाले से अगर कहूँ तो सेक्शन 53 को भी वैलिड ठहराया गया। तो अंतिम फैसला निष्कर्ष क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी के प्रमुख चुनौतीपूर्ण प्रावधानों को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया। इस जजमेंट के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच अंतर करना वैध है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सीओसी में सामान्यतः मतदान का अधिकार न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। सेक्शन 12 के तहत विड्रावल के लिए 90% सीओसी अप्रूवल की शर्त वैलिड है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल केवल प्रक्रिया का संचालन या फैसिलिटेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेटर। ही इज़ नॉट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 53 में लिक्विडेशन के दौरान भुगतान की प्राथमिकता का प्रावधान भी वैलिड है, यानी कि कौन से सीक्वेंस में रीपेमेंट होगा। वो प्रायोरिटी जो है सेक्शन 53 में जो दर्ज है वो अपने आप में वैलिड है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी केवल कर्ज की वसूली का कानून नहीं है। इट इज़ नॉट अ statute to recover the dues or loan.
आईबीसी का मुख्य उद्देश्य कंपनी को बचाना, उसे एक गोइंग कंसर्न के रूप में चलाए रखना, उसकी संपत्तियों का मूल्य बढ़ाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और समयबद्ध इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन सुनिश्चित करना है। तो यह था आज का वीडियो। स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है 2019 फॉर SCC 17। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए अहम फैसले के बारे में डिस्कस करते हुए, एनालिसिस करते हुए, या उस पर मेरा तर्क आप सभी के सामने पेश करते हुए। तब तक के लिए विदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, सी यू एंड वंस अगेन थैंक्स।